नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो एनपी न्यूज पर खबरों का आगाज करते हैं। ड्रैग फ्लिकर रुपिंदर पाल सिंह ने मेंस में दो टीमों के साथ जो भिड़ंत हुई थी उसमें उन्होंने अपनी स्थितियों को देखते हुए 2 गोल की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले मैच में करारी शिकस्त से उबर कर जोरदार वापसी करते हुए टोक्यो ओलंपिक की मेंस हॉकी स्पर्धा में पूल ए में मंगलवार को अपने तीसरे मैच में स्पेन को 3-0 से हराया है। दुनिया की 9वें नंबर की टीम स्पेन के खिलाफ भारत की ओर से रुपिंदर ने 2 जबकि सिमरनजीत ने 1 गोल किया। दुनिया के चौथे नंबर की टीम भारत ने अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराकर विजयी शुरुआत की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक तरफा मुकाबले में उसे एक साथ की करारी हार का सामना करना पड़ा। अब स्पेन की टीम जब तक टूर्नामेंट में जीत दर्ज करने में नाकाम रही है और टीम ने अपने पहले मैच में अर्जेंटीना से 1-1 में ड्रॉ मैच हुआ था, अब दूसरे मैच में उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-4 से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। भारत अपने अगले मैच में गुरुवार को गत ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना से भिड़ने वाला है। तो ड्रैग फ्लिकर रुपिंदर पाल सिंह ने 2 गोल की बदौलत भारत में एक जीत एक बार फिर से हाथ से दिला दी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले मैच में करारी शिकस्त भारत को झेलनी पड़ी थी, लेकिन अब भारत ने जोरदार वापसी की है और टोक्यो ओलंपिक की मेंस हॉकी स्पर्धा में पूल ए में मंगलवार को अपने तीसरे मैच में स्पेन को 3-0 से हराया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र बालिकाओं को दिलाया जाए। योजना का प्रचार प्रसार भी खूब करें। अपने सरकारी आवास पर सोमवार को मुख्यमंत्री ने कन्या सुमंगलम योजना की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि ये योजना बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने के साथ ही उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सहायक सिद्ध हुई है। इस योजना के तहत अब तक 7,81,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है और नियमित समीक्षा करते हुए अन्य संबंधित विभागों से भी समन्वय बनाकर काम किया जाए, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। असम मिजोरम के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद ने सोमवार को एक खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। कछार जिले के पास विवाद इतना गहराया कि दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई और इस संघर्ष में असम के 6 जवान शहीद हो गए। दोनों राज्यों की सीमाओं पर हुए इस संघर्ष का असर सोशल मीडिया पर भी दिखाई दिया। राज्य के मुख्यमंत्री ट्विटर पर एक दूसरे की तलख जवाब देते दिखाई दिए। दरअसल असम के कछार जिले से सटी मिजोरम की सीमा पर बीते 2 गुटों में संघर्ष हुआ था और देखते ही देखते जहां स्थानीय लोग सुरक्षा बलों की भीड़ वहां पर बढ़ती चली गई। पत्थरबाजी से शुरू हुई बात गोलाबारी तक पहुंची और इस पूरे संघर्ष में असम के 6 पुलिस जवान शहीद हो गए। अब इस घटना में करीब 50 लोग घायल भी हुए हैं। इस बड़े बवाल के बाद अब कुछ हद तक संघर्ष रुक गया है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और इस संघर्ष से इतर सबसे प्रमुख चीज ये रही कि असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग शुरू हो गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा के बीच ट्विटर पर बहस हो गई थी। सबसे पहले जोरमथंगा ने सीमा पर जारी उपद्रव की एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने अमित शाह से दखल देने की अपील की है। बाद में हेमंत बिस्वा शर्मा ने मिजोरम सीएम से ही उनके लोगों के लाठी डंडे पकड़ने, हमला करने की जांच करने को कहा और इसी के साथ दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर तीखी बातचीत चलती रही। तो सीमा विवाद को लेकर पूर्वोत्तर के 2 राज्यों असम और मिजोरम के बीच हुई हिंसक झगड़े में ये घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा है। उन्होंने इस घटना को अमित शाह की नाकामी बताया और कहा कि उनके कारण ही नागरिकों में नफरत और अविश्वास पैदा हो रहा है। साथ ही उन्होंने इस घटना में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना भी प्रकट की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा भी जताई है। बता दें कि झगड़ा सीमा विवाद को लेकर असम मिजोरम बॉर्डर पर
लायलापुर में असम पुलिस के 5 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, इस घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस घटना से एक बार फिर गृह मंत्री की नाकामी सामने आई है। वो देश के नागरिकों में नफरत और अविश्वास पैदा करने का काम कर रहे हैं। भारत अब इसके चलते खराब हालात में भुगत रहा है। उन्होंने अपने इस ट्वीट में इस घटना का एक वीडियो भी शेयर किया है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आज सुनवाई होनी है। ये सुनवाई दिल्ली की एक कोर्ट में होगी। इससे पहले 2 जुलाई को इस मामले में सुनवाई टल गई थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और थरूर की तरफ से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 12 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद कई बार ये मामला टल चुका है। दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ धारा 498A और 306 के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार फिलहाल नहीं किया गया था। अब 5 जुलाई 2018 को थरूर की जमानत उनको मिल गई थी और इस मामले में कोर्ट ने आने वाले आदेश बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के इस आदेश से साफ होगा कि 7 साल पुराने इस मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर पर उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला कोर्ट में चलेगा या नहीं। कोर्ट के इस फैसले से ये भी साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएगा कि सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर को राहत मिलेगी या फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ते नजर आएंगी। गौरतलब हो कि 7 साल पुराने मामले में शशि थरूर को अभी तक एक भी बार गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात यहां एक होटल में मृत मिली थी और उक्त दंपत्ति होटल में रह रहा था, क्योंकि उस समय थरूर के आधिकारिक बंगले की साज सज्जा का काम चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ धारा 498A और 306 के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब 5 जुलाई 2018 को थरूर की जमानत उनको मिल गई है और अब कोर्ट का फैसला अहम है। मध्य प्रदेश में उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ लग गई और इस भीड़ में कई लोग घायल भी हुए हैं। ये भीड़ इस तरीके से लगी कि वहां पर 2 घंटे के लिए द्वार फिलहाल खोले गए थे और सावन के पहले सोमवार के मौके पर दर्शन के लिए अंदर जाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मच गई और वो एक दूसरे पर चढ़ गए। मंदिर के गेट नंबर 4 से श्रद्धालु सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए धक्का मुक्की के साथ अंदर घुसने लगे, जहां बड़ा हादसा होते होते टल गया। भीड़ में बच्चे और महिलाएं नीचे दब गए और उन्हें काफी चोट भी आई है। मंदिर को पिछले महीने भी खोला गया था, लेकिन उसके अंदर जाने की अनुमति केवल वीआईपी को थी, आम लोगों को नहीं थी, जिन्होंने कम से कम वैक्सीन की खुराक ली थी और 48 घंटे पुरानी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी थी, तभी वहां पर लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था। अब सुबह 6 से शाम 8 बजे के बीच एक दिन में कुल 3500 श्रद्धालुओं को अंदर जाने की मंजूरी थी, लेकिन इसके लिए 2-2 घंटे के साथ टाइम स्लॉट बनाए गए थे और इन 2 घंटों में केवल 500 लोग ही अंदर जा सकते थे। लेकिन आज उमा भारती और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे वीआईपी अपने परिवार के सदस्यों के साथ मंदिर पहुंचे और इसके बाद श्रद्धालुओं के साथ साथ प्रशासन के लिए भी स्थिति को संभालना और कठिन हो गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। मुकेश साहनी को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि बिहार का विकास करना है और उनका लक्ष्य सत्ता और भ्रष्टाचार का लक्ष्य है। उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला बोला है। इसी के साथ और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। लक्ष्य कि बिहार का मानव विकास कैसे बेहतर स्थिति में पहुंचे। उनका लक्ष्य है केवल सत्ता भ्रष्टाचार को पोषित करने के लिए, संपत्ति अर्जन के लिए। तो अपने काम में मगन है, हम अपने काम में मगन है। उनका कहना है कि इज्जत नहीं मिल रही है मुकेश सहनी को आपके यहाँ। वो एनडीए का घटक दल है, वीआईपी पार्टी, और किन किन शब्दों से नवाजे हैं माननीय तेजस्वी यादव। एक अति पिछड़ा समुदाय का व्यक्ति को
पिछले सत्र में, बजट सत्र में किस किस नाम से आपने नवाजा है, ये एहसास नहीं है। एक अति पिछड़ा समुदाय के व्यक्ति को आपने रिचार्ज कूपन कहा, और साथ ही साथ जब सीटों का बंटवारा आप कर रहे थे तो उस समय कैसा अन्याय किया था, ये वीआईपी पार्टी को भी एहसास है और बिहार की जनता को भी एहसास है। वीआईपी पार्टी ने तो ये तो सब कर दिया नीरज जी कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि हम एनडीए घटक दल में हैं, एनडीए घटक दल में और हमारी सरकार है, तो सरकार के अंदर का ये मामला है ना, ये घटक दल के बीच मामला है। लेकिन दूसरे लोगों का जो जीव लपलपा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हम उनको सलाह देना चाहते हैं कि राजनीति में मुद्दों के लिए बेचैन होना चाहिए, सत्ता के लिए बेचैन नहीं होना चाहिए। माफी मांगेंगे? माफी किस बात का? अरे माननीय नीतीश कुमार जी तो इस देश के ऐसे राजनेता हैं जिनको बिल गेट्स से लेकर करके डॉक्टर अमर्त्य सेन जैसे लोग, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग, देश और दुनिया के नामचीन हस्तियों ने उनके कार्यप्रणाली की प्रशंसा की है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र सिंह ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी सहयोगी पार्टी के नेताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही है और उनकी कोई भी प्रतिष्ठा नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने मुकेश सहनी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। और एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और इन लोगों को कभी तवज्जो नहीं मिला है। अब मन मार कर ये लोग एनडीए में बने हुए हैं, मंत्री बनने के लिए तो अलग बात है, लेकिन इन लोगों की प्रतिष्ठा है नहीं उसमें। और इनको जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए और निर्णय लेके कोई बड़ा काम करना चाहिए जिससे एनडीए को झटका लगे और एनडीए को ही लगे कि अपने पार्टनर को नहीं तवज्जो देने पर ये हाल हो। सम्राट चौधरी के फेवर कुछ अलग है, वो तो बोलते हैं कि 2025 में हम अकेले जीत जाएंगे। हर पार्टी अपने पार्टी की राजनीति करता है, वो भी अपनी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं और किस हिसाब से बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं वही बताएंगे। मुकेश सहनी की वापसी अगर होगी तो आप स्वीकार करेंगे? लेकिन सबसे पहले उनको तो विचार करना पड़ेगा, पहले विश्वास जताना पड़ेगा और विश्वास जताने के बाद ही हम लोग भरोसा किसी पर करेंगे। दिक्कत नहीं है, मैंने आपको परहेज नहीं, मैंने परहेज नहीं है, लेकिन उनको विश्वास जताना होगा और स्थिर रहना पड़ेगा, तरीके से रहना पड़ेगा और मान सम्मान हमारे यहाँ जिस सबको मिलता है वैसे। सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में ट्रैक्टर पर पहुंचे और जिसके बाद जैसे ही राहुल गांधी संसद में दाखिल हुए, उनके ट्रैक्टर के साथ साथ कई कांग्रेस नेता और प्रवक्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। अब इसी को लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। और जो वर्तमान केंद्र सरकार है उससे जेल, जांच, हैरेसमेंट, झगड़े, लोगों को लड़ाना, ऑप्रेस करना, ये इससे ज़्यादा चीज़ों की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनका यकीन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में नहीं है, लोकतांत्रिक वैल्यूज़ में नहीं है, बल्कि वो तो लोकतंत्र को जो है जासूसी करके चलाना चाहते हैं जिस तरीके से सब चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने हमारे महामंत्री महोदय को, जो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, उनको जेल भेजाओ और हम लोग भी जेल। देखिए, एक बात मैं कह सकता हूँ कि 2022 में कांग्रेस का चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई दे, वो शपथ ले, उसको सुनिश्चित करने का काम हरीश रावत का चेहरा करेगा। मैं वो काम उसको पार्टी ने सौंपा है, आई विल एक्म्प्लिश दैट वर्क। मैं उस काम को, क्या करेंगे? ये पाप से बनी हुई सरकार थी, पाप के साथ ही चली जाएगी। आप देखिएगा, कुछ अभी तो येदियुरप्पा गए हैं, कुछ दिनों के बाद जो है पाप से गठित उनकी जो सरकार है वो भी। देखिए, कर्नाटक में जो राजनीतिक स्थिरता के लिए जाना जाता था, उसको अस्थिर करने का काम भाजपा ने किया जब से वहाँ की राजनीति में उनका प्रवेश हुआ। और कर्नाटक के डेवलपमेंट पर उसका कोई असर पड़ा है। अब तो कर्नाटक। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में आई भारी बारिश के कारण बाढ़ को लेकर कहा है कि सभी लोगों की मदद की जा रही है और सभी लोगों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र को भी महाराष्ट्र की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए और ताकि लोगों की मदद हो सके। इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं आपको। महाराष्ट्र के लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से जलजलाव आया है तो बहुत ही गहरा संकट है। लाखों लोग बेघर हुए, जान माल का नुकसान हुआ है, फैमिली की फैमिली उद्ध्वस्त हो गई है, बहुत से लोगों की जो जान चली गई है उसके ना आगे रहा ना कोई पीछे रहा। फिर एक बार उनका ज़िंदगी को संवारना है तो महाराष्ट्र सरकार तो पूरी कोशिश करेगी, लेकिन केंद्र सरकार को भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद महाराष्ट्र को करने तरफ से पूरी कोशिश करेगी। कल मुख्यमंत्री साहब चिपळूण गए थे, उससे पहले महाड गए थे, आज शायद सातारा सांगली में जा रहे हैं और कहा है कि कोई भी हम कसर नहीं छोड़ेंगे मदद करने में। ना कानून आड़ आएगा ना नियम आड़ आएगा, हर व्यक्ति को मदद मिलेगी और फिर बार उनकी नई जिंदगी दी जाएगी, ये मुख्यमंत्री साहब ने कहा है। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जिसने इस महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र ने जिसको दिया है, कुछ बनाया है, वो सबकी जिम्मेदारी दिलदारी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी पर बोलते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राहुल गांधी को किसानों का ना तो अनुभव है और ना ही उन्हें किसानों का दर्द है। इसी के साथ और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं आपको। किसी भी वक्तव्य पर कांग्रेस के लोग भी सिर्फ उपहास ही उड़ाते हैं। राहुल गांधी जी को गांव गरीब किसान के बारे में न तो कोई अनुभव है ना ही कोई दर्द है। अपने राजनीतिक वर्चस्व को बनाने की असफल कोशिश में दिन प्रतिदिन झूठ बोलने के वो आदी हो गए। भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार किसानों के हित में गत 7 वर्षों से काम कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा देश भर में किसानों को मिल रहा है। कांग्रेस में राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि जब आपने अपने घोषणा पत्र में इन्हीं कानूनों को लाने के बारे में कहा था तो आप उस समय झूठ बोल रहे थे या आप आज झूठ बोल रहे हो। ये स्पष्टीकरण तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को देना ही पड़ेगा। या तो कांग्रेस पहले झूठ बोल रही थी या कांग्रेस आज झूठ बोल रही है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को कहना चाहता हूँ, वो किसानों को गुमराह करने की और देश में अराजकता का वातावरण बनाने की कोशिश न करें। उनकी इन्हीं आदतों और ऐसी ही हल्की समझ की वजह से वो कांग्रेस में भी सर्वमान्य नेता नहीं रहे और कांग्रेस का जो हश्र आज देश भर में हो रहा है उसके लिए राहुल गांधी का ही कृतित्व जिम्मेदार। 2014 से और आज अगर आप तुलना करोगे तो एमएसपी की दर भी बढ़ी है और एमएसपी पर खरीद भी बढ़ी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश भर के किसानों को। किसानों ने परिश्रम करके बम्पर पैदावार की है, उसके परिणाम स्वरूप किसान भी समृद्ध हुए और किसानी का योगदान भी देश के जीडीपी में निरंतर। भारत सरकार लगातार किसान यूनियन के साथ संवेदनशीलता के साथ चर्चा में रही है। हमने हमेशा किसानों से ये कहा है कि जब भी आप चर्चा करना चाहते हैं हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जब चर्चाएं चल रही थीं तो भारत सरकार ने एक तरफा उनको अनेक प्रस्ताव दिए
उन्होंने बिना कारण बताए उन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। तो हमने कहा कि अब आपका प्रस्ताव क्या है, आप अपना प्रस्ताव लेकर आएंगे तब हम लोग दोबारा से चर्चा करेंगे। किसान यूनियन के पास कोई प्रस्ताव नहीं है और वो चर्चा करने के लिए मैं आज भी आपके माध्यम से किसान यूनियनों को कहना चाहता हूँ कि वो जब भी चर्चा करना चाहते हैं, भारत सरकार उनसे चर्चा के लिए तैयार है। और राहुल गांधी को ये कहना, न तो वे किसानों को गुमराह करें और न ही वो किसान की नुमाइंदगी का करने का। रुख अब खबरों की ओर कर लेते हैं। यूपी के चंदौली जिले के प्रभारी और ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने सोमवार को सदर, नियामताबाद और चकिया ब्लॉक का निरीक्षण किया। इस दौरान अभिलेख देखने के साथ साथ उन्होंने विकास कार्यों की धीमी रफ्तार और रिपोर्टिंग ठीक नहीं होने पर असंतोष जताया। अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए। ग्राम प्रधानों से गांवों में स्वच्छता और कोरोना टीकाकरण अभियान को सफल बनाने की अपील की गई है। नियामताबाद ब्लॉक में विकास कार्यों में हीला हवाली और फर्जी रिपोर्टिंग पर एसडीओ पंचायत को सुधार की हिदायत भी दी गई है। बता दें कि प्रभारी मंत्री दोपहर के वक्त सदर ब्लॉक पहुंचे। जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारी पहले से ही मौजूद रहे। उन्होंने ब्लॉक कार्यालय का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों के हित में तमाम योजनाएं संचालित की हैं। इसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। उच्च अधिकारी अपने स्तर से समीक्षा करते रहें। लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनपद चंदौली में विकास कार्यों की समीक्षा के साथ हर विकास खंड में हमको जा करके प्रधानमंत्री जी की, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी करना, लाभार्थियों से सीधा वार्ता करना, अपने कार्यकर्ताओं से वार्ता करना कि सरकार की योजना धरातल पर जा रही कि नहीं जा रही है, विकास कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ब्लॉकों में स्थिति जनता की सुनवाई होती है कि नहीं होती है, जनता को बैठने की कोई व्यवस्था है कि नहीं है, उनको पानी पिलाने की व्यवस्था है कि नहीं, सारी व्यवस्था जो जनता से जुड़ी है और सरकार से जुड़ी है, इसकी समीक्षा करने के लिए हम हर ब्लॉक का दौरा कर रहे हैं। आज 3 ब्लॉकों का है, फिर हम कल भी आ रहे हैं, समीक्षा बैठक करेंगे। हमको 9 ब्लॉक में अपने प्रभार जनपद में हमको ये समीक्षा करनी है कि सरकार की लाभकारी योजनाएं जनता तक पहुँचे। इस उद्देश्य से हम आज यहाँ हैं। ये नहीं लग रहा है कि विधानसभा को देखते हुए आपकी पार्टी एकदम सक्रिय हुई हो? नहीं, ऐसा है कि महामारी कोरोना जैसे महाकाल में कहीं न कहीं से 2 साल से सरकार भी डिस्टर्ब। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।